गरीबों का लॉकडाउन। ये कहानी एक गरीब मजदूर आदमी भोला की है जो अपने पूरे परिवार को लेकर काम की तलाश में गांव से शहर आ गया। उसका पूरा परिवार हर रोज मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था और दिन का गुजारा करता था। वो हर रोज मेहनत करके कमाने वाले लोग थे। जब तक वो रास्तों पर निकलकर कुछ ना कुछ काम ना करे तब तक उन्हें खाना नहीं मिलता था। बड़े ही मुश्किल से उन्हें खाना मिलता था और उनके दिन कट रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, वो परिवार दिन भर मेहनत मजदूरी करके रात को फुटपाथ पर बनाई झुग्गी में सो गया और दूसरे दिन जब वो रोज की तरह काम पर निकल रहे थे तो उन्हें पूरी सड़क सुनसान दिखती है। रास्तों पर कोई गाड़ियां नहीं दिखती, यहाँ तक कि दूर दूर तक कोई आदमी भी नजर नहीं आता। फिर भोला थोड़ा आगे जाकर देखता है, तभी पीछे से जोर से एक डंडा उस पर पड़ता है। वो घबराकर झट से पीछे देखता है तो उसे दिखता है एक पुलिस वाला डंडे से मार रहा है। साहब रुक जाओ साहब क्यों मार रहे हो साहब? पागल कहाँ घूम रहा है? हाँ चल भाग यहाँ से, पता नहीं लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश बंद है, अगर दोबारा सड़क पे दिखा ना तो बहुत मारूंगा। लेकिन साहब ये लॉकडाउन क्या है साहब, और ये सब कुछ बंद क्यों है? अरे पागल कौन सी दुनिया में है तू? यहाँ कोरोना नाम की महामारी आ गई है, महामारी। अगर घर से बाहर निकलेगा तो इस बीमारी का शिकार होके मर जाएगा। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं पागल लोग। ऐसा बोलकर और एक डंडा पीछे से लगाता है। वो बेचारा घबराकर दौड़ते हुए अपने परिवार के पास आता है। फिर उसके परिवार वाले पूछते हैं तो वो बताता है कोई महामारी आई है जिसकी वजह से देश बंद है और सड़कों पर नहीं जा सकते। फिर उसके बच्चे बोलते हैं लेकिन हम बाहर जाकर कुछ बेचेंगे नहीं तो हमें खाना कैसे मिलेगा? फिर भोला बोलता है सड़क पे कुछ बेचने के लिए लोग तो रहने चाहिए ना बेटा, बाहर भीख देने के लिए भी कोई आदमी नहीं है। फिर उसकी पत्नी बोलती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। फिर बेचारा भोला सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। 2 दिन गुजर जाते हैं, उसका परिवार भूख से परेशान हो जाता है, बच्चे भूख के मारे रो रहे होते हैं। भोला को अपने परिवार की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, लेकिन वो गरीब करे भी तो क्या, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो 2 दिन का अनाज घर में भरकर रख दे। और बाहर निकला तो दूर दूर तो कोई नहीं दिख रहा था जो भोला को काम दे सके, और ऊपर से पुलिस की मार भी पड़ रही थी। लेकिन अपने बच्चों और परिवार की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जाती। वो बच्चों को रोता देख सड़क पर निकल जाता है। फिर भोला को पता चलता है कि सरकार गरीबों के लिए राशन दे रही है। फिर भोला वहाँ पर चला जाता है। वहाँ जाकर भोला को पता चलता है कि राशन सिर्फ उन्हें ही मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। बेचारा भोला, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं तो ये राशन कार्ड आधार कार्ड कहाँ से आएगा? फिर भोला मायूस होकर वहाँ से निकल जाता है। फिर उसे पता चलता है किसी सरकारी स्कूल में गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। वो जैसे तैसे वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ बहुत बड़ी लाइन है। लोग अपने हाथों में डिब्बे थैलियाँ लेकर कड़ी धूप में बहुत देर से वहाँ पे खड़े थे। वो भी वहाँ उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। खाने की लाइन इतनी लंबी थी कि उसका नंबर आते आते 5-6 घंटे का समय वहाँ उसे लग जाता है। दोपहर के 3 बज जाते हैं। बेचारा भोला कड़ी धूप में नंगे पाँव इस आस में वहाँ पे खड़ा रहता है कि कुछ खाना मिले तो अपने भूखे बच्चों का पेट भर सके। जब उसका नंबर आता है तो उसे पता चलता है कि लोगों की तादाद इतनी थी कि उसका नंबर आते आते खाना ही खत्म हो गया। बेचारे का दिल बैठ जाता है। वो मायूस होकर खाली हाथ अपने परिवार के पास लौट जाता है। सड़क से जाते जाते फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है ए पागल, तुझे एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? सड़क पर क्यों घूम रहा है? भोला रोते हुए पुलिस से बोलता है साहब आप एक काम करो, इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही डालो साहब। मेरा परिवार 2-3 दिन से भूखा है साहब, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए तो छोड़ो, कल से पीने के लिए पानी तक नहीं है साहब। ये महामारी हमें मारेगी या नहीं पता नहीं, पर हाँ ये भूख हमें जरूर मार देगी साहब। मैं अपने परिवार को भूख से मरते नहीं देख सकता साहब। इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही डालो साहब।
ऐसा बोलकर जोर जोर से रोने लगता है। तब उस पुलिस वाले को उस पर दया आती है और वो उस आदमी को पहले अपने पास का पानी पीने के लिए देता है और उसके पास जो कुछ खाने को है वो उस गरीब के हाथ में देकर उसे अपने परिवार के पास भेज देता है। दोस्तों, हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे जी रहे हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। उन्हें फुटपाथ पर रहना पड़ता है और रोज खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा देश डिजिटल इंडिया बनते बनते कहाँ पहुँच गया। आज हम हमारे देश के गरीब लोगों के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे ही इनकी जिंदगी में इतनी मुसीबतें हैं और अब ये महामारी। अब ये बेचारे लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये 2 दिन का खाना भी घर में लाकर रख सके। खाना तो छोड़ो, उनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है। दोस्तों, लॉकडाउन सबके लिए एक जैसा नहीं है। जहां हम सभी लोग अपने अपने सुरक्षितता के लिए खाने पीने की वस्तुएं और रोजमर्रा की जीवन की जरूरतों का सामान भर भर के अपने घर लेकर जा रहे हैं, उसी वक्त कुछ गरीब लोगों को 2 दिनों में सिर्फ एक ही वक्त का खाना मिल रहा है। रोज कमाकर खाने वाले लोगों का और उनके परिवार और बच्चों का क्या होगा। कई लोगों को तो लॉकडाउन का मतलब भी नहीं पता। लॉकडाउन की वजह से इन्हें जिस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। इस महामारी से भी खतरनाक जिस महामारी से अब इस वक्त ये लोग जूझ रहे हैं ना, वो है भूख। पता नहीं इस महामारी से ये लोग मरेंगे या नहीं, लेकिन हाँ, भूखमरी का शिकार ये लोग जरूर बन जाएंगे। क्यों ये दिन इन गरीबों के नसीब में आए, ये उनकी सोच से परे है। अब इस मुसीबत से इन्हें एक ही चीज बचा सकती है और वो है इंसानियत। दोस्तों, अगर आपके दिल को ये गरीबों की सच्ची कहानी छू गई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गरीब मजदूर भुवन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके 2 बच्चे और पत्नी गीता उसके साथ रहती थी। वो रोज मजदूरी करके गुजारा करता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे मजदूरी के अलावा और कोई काम भी नहीं मिलता था और उसे हर रोज काम ढूंढना पड़ता था। इस महंगाई के जमाने में वो अपने परिवार का गुजारा कर सके, ये उसके लिए एक चुनौती थी। इसीलिए कभी उसे काम न मिले तो उन पर भूखे पेट सोने की नौबत आ जाती थी। लेकिन फिर भुवन और उसकी पत्नी गीता दोनों भूखे पेट रह के अपने बच्चों को भरपेट खाना देते थे और हर रोज उन्हें अपने परिवार की चिंता लगी रहती थी कि आज कैसे भी 2 पैसे कमाकर अपने परिवार को भरपेट खाना मिले। इसी संघर्ष में उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह भुवन जब काम की खोज में निकल रहा होता है, तभी उसका छोटा बेटा अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। गीता बोलती है, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, मैं कुछ बनाती हूँ। और भुवन से जाकर बोलती है, अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि घर का सारा अनाज खत्म हो गया। आप आज कुछ ना कुछ लेकर आइए, नहीं तो बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। और भुवन बोलता है, ठीक है। ऐसा बोलकर सोचते सोचते काम की खोज में निकल जाता है। भुवन दिन भर काम की खोज में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे काम ही नहीं मिलता। दिन ढल जाता है। भुवन को अपने बच्चों की चिंता सता रही होती है। उसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। निराश होकर भुवन घर वापस जा रहा होता है, तभी आगे जाकर उसे एक शादी का मंडप लगा हुआ दिखता है और भुवन सोचता है शायद यहाँ कुछ काम मिल जाए। फिर भुवन वहाँ पर जाकर पूछता है, साहब कुछ काम है तो दीजिए। वो आदमी बोलता है, काम तो बहुत है, बर्तन साफ करेगा? हाँ हाँ भाई साहब, जो भी काम हो करूँगा, मुझे बस काम दे दीजिए। आदमी बोलता है, ठीक है, आ जाओ। ऐसा बोलकर भुवन को अंदर ले जाता है। फिर भुवन बर्तन साफ करने लगता है और बर्तन साफ करते करते वो देखता है लोगों ने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थाली में ही फेंक दी थी। ये देखकर भुवन मन ही मन सोचता है, इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ पकवान लोगों ने थाली में छोड़कर ऐसे ही फेंक दिए हैं। काश ये मेरे बच्चों को मिल जाते तो उनका पेट भर जाता। फिर भुवन सोचता है, वैसे भी इन लोगों ने ये मिठाइयाँ फेंक दी है, अब इन्हें कोई नहीं खाएगा। क्यों ना मैं इसे अच्छे से अलग रखकर घर ले जाऊं ताकि ये मेरे बच्चे खा पाए। लेकिन वो मन ही मन सोचता है, मैं मेरे बच्चों के लिए ये झूठा कैसे ले जाऊं। तभी उसे अपनी पत्नी गीता की सुबह की बात याद आती है।
अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि घर का सारा अनाज खत्म हो गया। आप आज कुछ ना कुछ लेकर आइए, नहीं तो बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। रात हो जाती है। एक तरफ उसके बच्चे की भूख और दूसरी तरफ उसकी मजबूरी। इसके आगे भुवन को अच्छा बुरा सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। अपने बच्चों की भूख के आगे एक मजबूर बाप का स्वाभिमान हार जाता है। फिर वो बर्तन साफ करते करते उसमें से कुछ अच्छे पकवान एक कैरी बैग में भरकर बाजू में रख देता है और उसी वक्त मेहमानों को मिठाइयाँ कम पड़ जाती है। तभी एक आदमी आकर बोलता है, साहब, मेहमानों को मिठाई कम पड़ गई, जल्दी से बनवानी पड़ेगी। कम पड़ गई? अच्छा ठीक है, मैं रसोई घर में जाकर देखता हूँ। और वो रसोई घर में जाता है। तभी वहाँ से अपना काम करके भुवन जमा किए हुए अच्छे पकवान हाथ में लेकर जा रहा होता है। तभी वो आदमी भुवन के हाथ में मिठाइयाँ देखता है। उसे लगता है मैंने इसे बर्तन धोने का काम दिया और ये मिठाइयाँ गायब कर रहा है, और गुस्से से भुवन की तरफ जाता है और बोलता है, रुक जा, ये क्या है? खाना चोरी कर रहा है? यहाँ मेहमानों को कम पड़ रहा है और तू थैलियाँ भर भर कर लेके जा रहा है। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। भुवन डर कर बोलता है, नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। लोगों ने फेंका हुआ झूठा बचा कुचा मैं अपने भूखे बच्चों के लिए लेकर जा रहा हूँ साहब, मैं चोर नहीं हूँ। आदमी बोलता है, ऐसा? तो बता इसमें क्या है? और देखता है तो उसमें उसे अच्छे पकवान दिखते हैं, अच्छी मिठाइयाँ दिखती है जो कि लोगों ने वैसे ही फेंक दी थी। और मिठाइयाँ देखकर वो बोलता है, ये तो झूठे नहीं दिख रहे हैं, ये तो अच्छी मिठाई और पकवान दिख रहे हैं। और भुवन से बोलता है, झूठ बोलता है, बच्चे का नाम लेकर चोरी करता है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। और ऐसा बोलकर उसे मारने लगता है। ये सब देखकर वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये चोर है, बजाय ये जाने कि उसने क्या चुराया है और क्यों चुराया है, लोग उसे पीटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भुवन को मारता देख पूरा झुंड उस पर हाथ साफ कर देता है। मारने वालों में से आधे लोगों को ये पता भी नहीं रहता कि वो किसे और क्यों मार रहे हैं। लोग उसकी मजबूरी देख ही नहीं पाते, बस चोर समझकर मारना चालू कर देते हैं। एक गरीब मजबूर आदमी को मारकर ऐसा महसूस कर लेते हैं कि उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है। भुवन को इतना मारते हैं कि अधमरी हालत में बेहोश और लहूलुहान होकर वो वहीं पर गिर जाता है। बेचारा भुवन, काम के पैसे तो मिले नहीं और ऊपर से बहुत मार पड़ी। वो आखिर तक ये समझ ही नहीं पाया कि आखिर मेरी गलती क्या थी जो मैं इस भीड़ की मार का शिकार बन गया। दोस्तों, हम ऐसे पढ़े लिखे लोगों के समाज में जी रहे हैं जहां हमें अच्छा बुरा, अमीर गरीब, चोरी या मजबूरी, इनमें फर्क ही नजर नहीं आता। ऐसे कई मजबूर भुवन हैं जो समाज की हिंसक भीड़ का शिकार बन जाते हैं और कभी अपने घर वापस लौट ही नहीं पाते। तो दोस्तों, कभी भी किसी गरीब की मजबूरी और उसके हालातों को समझो। एक गांव में भानुदास नाम का एक गरीब आदमी रहता था जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करता था। कभी सब्जी का ठेला लगाता था तो कभी मजदूरी करता था। जो भी काम मिले वो करता था और उसी आमदनी से वो अपने परिवार का गुजारा करता था। जिस दिन भानुदास को काम नहीं मिला उस दिन उसका परिवार भूखा ही रहता था। वो इतनी आमदनी नहीं जुटा पाता था कि उसके परिवार की हर जरूरतें पूरी करे, पर मेहनत करने की उसकी नीयत रहती थी। एक दिन भानुदास का बेटा उसके साथ बाजार गया था तो उसकी नजर एक साइकिल पे गई। साइकिल देखकर भानुदास का बेटा बहुत खुश हो गया, पर अपने पिताजी उसे खरीद कर नहीं दे सकते ये भी उसे पता था, इसलिए वो अपने पिताजी को कभी कुछ मांगता नहीं था। लेकिन अपने बेटे की साइकिल को देखकर खुशी और उसे पाने की चाह भानुदास को समझ में आती है, पर वो ये जानकर अनजान बनता है और इस बात को अपने दिल में ही रखता है। भानुदास को अपने बेटे को साइकिल खरीद कर देने की बहुत ख्वाहिश थी, पर उसकी महीने भर की कमाई से भी वो साइकिल खरीद नहीं सकता था। पर उसने मन ही मन ठान लिया था कि मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे साइकिल जरूर खरीद कर दूंगा। और उस दिन से वो ज्यादा मेहनत करके पैसे इकट्ठा कर रहा था। खुद सिर्फ एक वक्त का खाना खाता था, पर पूरे पैसे बचाने की कोशिश करता था। फिर कुछ दिनों बाद भानुदास के बेटे का जन्मदिन आया। जन्मदिन के दिन भानुदास ने अपने बेटे को बता दिया, बेटा
मैं आज तुम्हारे लिए साइकिल खरीद कर लाऊंगा। ये सुनकर भानुदास का बेटा बहुत खुश हो गया। अपने बेटे की खुशी देखकर भानुदास भी खुश हो गया और वो काम पर चला गया। भानुदास जब साइकिल की दुकान में गया तो उसे पता चला उसने जितने पैसे जमा किए हैं उससे वो साइकिल नहीं खरीद सकता। साइकिल के लिए उसे और थोड़े पैसों की जरूरत थी। तो भानुदास थोड़ा मायूस हो गया। उसे आज ही वो साइकिल खरीदनी थी। फिर भानुदास ने सारे पैसे की सब्जी खरीद ली और बाजार में बेचने लगा। उसने सोचा शाम तक सब्जी बेचकर आसानी से 4 पैसे ज्यादा कमा लूंगा और अपने बेटे के लिए साइकिल खरीद सकूंगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद अचानक उस बाजार में भागदौड़ मच जाती है। कुछ राजनीतिक लोग भारत बंद के नारे देते हुए आते हैं। दंगा फसाद करके बाजार बंद करवा देते हैं। एक आदमी भानुदास को कहता है, ए सब्जी वाले, चल उठा तेरा बोरिया बिस्तरा और भाग यहाँ से। पता नहीं आज भारत बंद का ऐलान किया है मंत्री जी ने। भानुदास सोच में गिर गया कि इस सब्जी का अब मैं क्या करूं। तभी एक दंगा फसाद वाला आदमियों का झुंड बाजार की तरफ आता है और वो लोग बाजार की सारी सब्जियां और उनके ठेले जमीन पर गिरा देते हैं और वहाँ के गरीब लोगों को मारपीट करते हैं और अपने राजनीतिक पार्टी के नारे देते हैं। भानुदास की पूरी सब्जी जमीन पर बिखेर जाती है। बेचारा उस सब्जी को अपने हाथों से समेट रहा था। तभी उसे कुछ लोग पीटते हैं। बेचारे के पूरे कपड़े फट जाते हैं। भानुदास नीचे बैठ जाता है और अपनी बर्बाद हुई सब्जी को देखता है और साथ में अपने बच्चे के साइकिल के ख्वाब को भी। शाम हो जाती है। भानुदास का बेटा साइकिल की चाह में अपने पिता की राह देखता है। वही भानुदास बाजार में बैठा सोचता है, मेरी इतने दिनों की मेहनत इन लोगों ने अपने पैरों तले से कुचल दी। भानुदास बहुत दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था घर जाकर अपने बेटे को क्या जवाब दूं। फिर वो सोचता है कि देर से घर जाऊंगा ताकि बेटा सो जाए और उसे कोई जवाब नहीं देना पड़े। लेकिन जब वो घर जाता है तो वो देखता है बेटा उसकी राह देखते हुए सोता ही नहीं। बेटा जैसे ही अपने पिता को आते हुए देखता है वो झट से दरवाजे की तरफ जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अपने पिताजी को देखता है। उसके पिताजी के साथ उसे साइकिल नजर नहीं आती। भानुदास के हाथों में कीचड़ से भरी हुई सब्जियों की बोरी, उसके फटे हुए कपड़े, बदन पे कुछ चोटें और आंखों में पानी। ये सब देखकर बेटा घबरा जाता है। कुछ देर दोनों एक दूसरे को निशब्द होकर देखते रहते हैं। भानुदास बोलता है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुम्हारे लिए साइकिल नहीं ला पाया। बेटा बोलता है, अब मुझे साइकिल नहीं चाहिए पिताजी। दोस्तों, हम इस कहानी के जरिए आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ लोग अपने मतलब के लिए और राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत बंद का ऐलान कर देते हैं, बिना ये सोचे कि इसका आम गरीब लोगों पर क्या असर होगा। कुछ लोगों के लिए भारत बंद करना आम बात है, पर गरीबों के लिए ये बहुत बड़ा श्राप है। इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर का चूल्हा तभी जलता है जब वो दिन भर कुछ काम करके 4 पैसे कमा कर लाते हैं। जिस दिन उन्हें काम नहीं मिला, समझो उस दिन उनके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता है। दोस्तों, कई लोगों की कड़ी मेहनत और कुर्बानियों के बाद ये देश आजाद हुआ है, चल रहा है। इसे कभी बंद मत होने देना। जय हिंद। अगर आपको ऐसी ही समाज में परिवर्तन लाने वाली कहानियाँ पसंद है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। आप अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही लाएंगे आपकी फरमाइश की कहानियाँ जो दिल को छू ले।